हेलो एवरीवन, अभी क्लास 10 वाली बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों को सामने लेके आ चुका हूं क्लास 10 साइंस का चैप्टर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। जनाब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये चैप्टर आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर तुम ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा ध्यान लगा के देख लेते हो, एक ही बार देख लेते हो, कम से कम तुम्हारा ये चैप्टर A to Z क्लियर हो रहा होगा, दिलो दिमाग में सेट हो रहा होगा, तो तुम्हारा इस चैप्टर से तो एटलीस्ट एक भी मार्क्स नहीं कट रहा होगा, इतनी गारंटी मेरी है। तो चलिए भाई चालू करते हैं विद फुल जोश। किस बात का इंतजार है भाई? लाइक करो वीडियो को, नया रहो तो सब्सक्राइब करो। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। देखो इसलिए मैंने इसे पहले नहीं समझाया। अब इस चैप्टर के अंदर लाइट के जिस नेचर की बात हो रही है, जिस नेचर की वजह से तुम ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ पा रहे हो, लाइट के बारे में मैं तुम्हें बेसिक चीजें नहीं बताने वाला। क्या बेसिक चीजें सर? जैसे कि लाइट के जरिए तुम देख पाते हो, लाइट किसी के ऊपर पड़ के जब तक तुम्हारी आंखों तक पहुंचेगी नहीं तब तक तुम उस चीज को देख नहीं पाओगे। जैसे लाइट इस ब्लैक के ऊपर पड़ रही है तो इसके अंदर ही जा रही है, इससे वो बाउंस बैक नहीं हो रही है, इससे तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है, तो तुम्हें इसका जो होता है टेक्सचर नहीं दिखेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक जो होता है, मैं यहाँ से कपड़ा उठा लूँ तो तुमको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं ये लोगों के ऊपर से ऐसे करके कर दूं, तुमको दिख रहा है कि ये लोगों को मैंने मोड़ दिया, लेकिन मैं यहाँ पे अगर कपड़ा पकड़ रहा हूं तो तुम्हें वहां पे टेक्सचर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट यहाँ पे पड़ के और जो होता है बाउंस बैक नहीं कर रही है, इसलिए तुम्हें नहीं दिख रहा है। ये पीछे की कुर्सी में अगर मैं कुछ भी करूं, इसे मैं पिंच करूं, तो मैं नहीं पता चलेगा कि मैंने इस कुर्सी को पिंच कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें जो होता है लाइट का तुम्हारी आंखों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, बेसिक लाइट की तरीका जिसे तुम समझते हो। हाँ से समझते हैं। तो अब लाइट की जो प्रॉपर्टी है, लाइट की दो प्रॉपर्टी को पोजेस करती है। क्या सर दो प्रॉपर्टी उसकी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसका वेव नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। सर इसको जरा समझा दिए, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को ध्यान से देखो। वेव नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट दो नेचर पोजेस करती है। लाइट की अगर मैं बात करूं तो लाइट जो होता है दो नेचर में आती है। लाइट जो होता है कितने नेचर में आती है? लाइट दो नेचर में आती है। देखिए जनाब ध्यान से। तो लाइट की मैं बात कर रहा हूं, तो लाइट की अगर मैं बात करूं, लाइट तो लाइट के दो नेचर हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है उसका पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। दूसरा होता है उसका वेव नेचर। हम यहाँ पे जो चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं, वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट दैट नेचर, वेव नेचर। अब इस वेव नेचर के अंदर जो आपका रिफ्रैक्शन है, जो आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो आपका रिफ्लेक्शन है, ये दो फिनोमिनन आते हैं। जो लाइट का पार्टिकल नेचर है, सर ये पार्टिकल नेचर वेव नेचर पहले ये बता दिए सर जरा क्या होता है। देखो जनाब, लाइट जो होता है कुछ इस तरीके से, अगर मैं एक ग्राफ बना लूँ तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये ग्राफ है। मान लो लाइट इसमें कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। हाँ सर कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। अब ये जो लाइट का ट्रैवल है, क्या मैं कहूँगा ये सूरज से भी कुछ लाइट कुछ इसी तरीके से आती है। मान लो ये आपके सूरज बाबू हैं, ये सूरज बाबू हैं, तो सूरज बाबू से भी कुछ इस तरीके से लाइट आती है। हाँ सर इसी तरीके से लाइट आती होगी, इसमें से निकलती होगी ऐसे, इसमें से लाइट का मान लो एक ये रे निकली और ये आपकी अर्थ जी है, ये आपकी अर्थ जी है। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपकी अर्थ जी है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लाइट कुछ इस तरीके से चलती होगी। हाँ सर कुछ इसी तरीके से चलती होगी। तो ये लाइट की ये जो चीज़ है, ये इसे हम लोग कहेंगे वेव, इसे हम लोग कहेंगे वेव। लेकिन लाइट कुछ ऐसी चीजें भी दिखाती है जहां पे लाइट का जो होता है वो ये वेव होना प्रूव ही नहीं होता है। सर क्या चीज ऐसी याद करो जरा। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूं यूनिट टेस्ट एक्सप्रेस सीरीज के अंदर। आपकी आती है कॉम्बिनेशन की उल्टी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर चौथी रिएक्शन क्या है भैया? फोटो इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। हाँ सर ये आती है। AgBr को तुमने लाइट में रखा, कहाँ रखा? लाइट में रखा। AgBr की डिश को तुमने कहाँ रखा? लाइट में रखा। लाइट की पड़ी, AgBr की डिश तुमने जो होता है लाइट में रखी, लाइट उसके ऊपर आके पड़ी, लाइट पड़ी तो वो टूट गया है। AgBr जो होता है आपका टूट गया, Ag प्लस में Br में टूट गया। लेकिन सर लाइट वेव है, अगर लाइट वेव होती तो ये AgBr टूट कैसे पाता? अरे इसे छोड़ो, सोलर पैनल की बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारी क्लास 10 के अंदर नहीं, तो मैं पढ़ा देता हूँ। देखो लाइट, तुम जो सोलर पैनल अपने घरों पे इस्तेमाल करते हो, वो आखिरकार वर्क कैसे करते हैं, उनका काम कैसे होता है? तो वो काम ऐसे करते हैं कि भैया देखो मेरे पास में एक ये सोलर पैनल है, ठीक है, मेरे पास में एक ये सोलर पैनल मौजूद है। अब इस सोलर पैनल पे मैंने इसको सन की तरफ रख दिया, ऐसे। ये देखो ये सोलर पैनल को मैंने सन की तरफ रख दिया। अब ये देखो, अब यहाँ पे लाइट आई,
लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, लाइट इसके ऊपर आके पड़ रही है, लाइट इसके ऊपर आके पड़ रही है। अब यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल रहे हैं, यानी मुझे जो होता है भैया इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रही है। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये सोलर पैनल के अंदर होते हैं कुछ सिलिकॉन होते हैं। सिलिकॉन के ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बने हुए, जो तुम्हारे भैया दीदी हैं क्लास 12 के अंदर, उनसे जरा पूछना। तो ये सिलिकॉन स्ट्रक्चर होता है। सिलिकॉन स्ट्रक्चर में जब ऊपर वाले पे लाइट आके पड़ती है तो यहाँ पे जो होता है लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। लाइट इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, उसकी हायर ऑर्बिट में पहुंचा देती है। उसके अंदर जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं, बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन की बहुत अलग अलग ऑर्बिट्स होती हैं। जैसे अगर मैं नाम लेने पे आ जाऊं तो लाइमन, बामन, पाशन, ठीक है, व्रिकेट, पी फंड ऑर्बिट, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, तुम क्लास 12 के अंदर पढ़ोगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इन अलग अलग ऑर्बिट्स में पहुंचता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। लाइट इलेक्ट्रॉन पे पड़ के उसकी एनर्जी बढ़ा रही है। यहां से जो SI का जो ये स्ट्रक्चर है, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है। इससे इलेक्ट्रॉन इमिट करके कहा जा रहा है, वायर के अंदर जा रहा है, उससे तुम अपना घर चला रहे हो। अगर लाइट वेव होती तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दे पाती। उसके ऊपर स्ट्राइक करता है लाइट का कोई एक ऐसा पार्टिकल जो कि एनर्जी कंटेनिंग पार्टिकल है। कोई एक ऐसी चीज जो कोई एक ऐसा पार्टिकल है लाइट का जिसके अंदर एनर्जी मौजूद है, वो उसके ऊपर स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने से क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में मूव कर जाता है। लाइमन से बामर में मूव कर जाता है, बामर से विकेट में मूव कर जाता है, विकेट से पी फंड में मूव कर जाता है। तो इसलिए जो होता है लाइट का वेव होना भी यहाँ पे जो होता है सवाल उठ जाता है। यहाँ पे नया थ्योरी आती है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स ने प्रूव करी है कि लाइट आपका वेव के अलावा भी पार्टिकल नेचर को वो अपने अंदर रखती है, अपने अंदर जो होता है वो उसको इनहेरिट करती है। अब ये सर पार्टिकल नेचर क्या है? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? पार्टिकल्स का क्या नाम है? पार्टिकल्स का नाम है फोटॉन। फोटॉन, उसको कुछ लोग फोटॉन भी कहते हैं, फोटॉन भी कहते हैं, कुछ भी कह लो। अब यहां से तुम्हें एक चीज और चुपकी होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो वर्ड कहां से आया? फोटो वर्ड कहां से आया? फोटो वर्ड जो होता है फुट ऑन से आया है, फोटोन से आया है। फोटोन क्या है? फोटोन क्या है? स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइट, यूनिट ऑफ लाइट मतलब पार्टिकल्स ऑफ लाइट या यूनिट ऑफ लाइट कह दो, ठीक है। ओ चमका, अरे सर डायमंड क्लियर हो गया। कैसी बात कर रहे हो सर, एकदम हाई लेवल चमक गया। तो ये चीज क्लियर हुई। अभी मैंने कुछ तुम्हें पढ़ाया नहीं है, तुम्हें सिर्फ लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्लियर करा है। लाइट के तुम्हें दो नेचर क्लियर करे। अब चैप्टर पे आते हैं सर। चैप्टर अब तुम्हें आधे से ज्यादा समझ चुके हो, तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अरे सर क्या बात कर रहे हो। चलो लाइट की डेफिनेशन जानते हो? हाँ सर, लाइट एक एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। और जो होता है लाइट कहीं से स्टार्ट करती है, कहीं से आती है, और जहाँ से आती है उसे सोर्स कहते हैं। ये और सुन लो, जहाँ से लाइट निकलेगी उसे सोर्स कहा जाएगा, और वहाँ से लाइट आपकी बनती है। जैसे ये बल्ब हो गए, आपका सन हो गया। नेचुरल सोर्स क्या है? सन है। रात के टाइम मून है। मून अपनी लाइट नहीं बनाता है। मून इज नॉट अ सोर्स, मून इज अ रिफ्लेक्टर। ऐसे समझ लो मून एक बहुत बड़ा शीशा है। मतलब चांद क्या है? धरती का एक बहुत बड़ा शीशा है जो लाइट को लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या आप जो होता है रिफ्लेक्शन जानते हो? हाँ सर जानते हैं। तो चलो दो लॉ पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन का ये जो देखो, ये एक मेरा मिरर है, ये एक मेरा क्या है? एक मेरा ये मिरर है, एक मेरा ये मिरर है। अब इस मिरर के ऊपर क्या हो रहा है? अब इस मिरर के ऊपर क्या हो रहा है? इस मिरर के ऊपर लाइट आई, गिरी, और लाइट फिर उड़ गई, गिरी और फिर ऊपर गई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लॉ होते हैं, जैसे कि सबसे पहला, जो लाइट जिस एंगल से, एक हम यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं। ये सर नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल यानी कि भैया आपकी 90 डिग्री पे एक हम लाइन बना देते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पे एक हम जो होता है स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, इसे हम लोग नॉर्मल नाम देते हैं, ठीक है, नॉर्मल नाम देते हैं। तो अब ये जो लाइन बनी, अब ये जो लाइन बनी, इससे जो लाइट का आ रही है, आने वाली को इंसिडेंट रे कहा जाता है। आने वाली को इंसिडेंट रे कहा जाता है। आने वाली रे इस जो होता है नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी उसे एंगल ऑफ
ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अब जो ये यहाँ से पड़ी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करी, तो ये फिर जो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा इक्वल होगा किसके? हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल रहता है। तो अब ये चीज आपकी क्लियर हुई। दूसरी चीज जो हम समझेंगे यहाँ पे वो ये है कि भैया लाइट के बारे में जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, नॉर्मल है, ये हमेशा एक प्लेन में होंगी। सर एक प्लेन में होना मेरी नहीं समझ में आता। मेरे पास ये रूबिक्स क्यूब है, ये फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में काम आएगा। तो अब देखो ज़रा, मैं इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, रुको। हाँ, तो अब तुमको ये अलग अलग प्लेन दिख रहे हैं, कुछ इसके ये प्लेन दिख रहे हैं। हाँ सर 3 प्लेन दिख रहे हैं मेरे को, कुछ 3 अलग अलग जो होता है हिस्से दिख रहे हैं। तो अब ऐसे ही ये जो लाइट का नॉर्मल है, जो इंसिडेंट है, ये जो रिफ्लेक्शन है, ये हमेशा इसके एक ही हिस्से में होगा। मतलब जैसे कि ये वाले हिस्से में, जिसे मैं पकड़े हूँ, ये वाले हिस्से में होगा। मतलब एक प्लेन में, एक सीधे हिस्से में। ये मेरा हाथ एक प्लेन है, तो लाइट का जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, जो आपकी नॉर्मल है, ये तीनों इसी हाथ के लाइन में होगी, एक प्लेन में रहती हैं। जैसे इसका ये एक प्लेन बन जाता है, ये एक इसका प्लेन है। तो अगर इधर से कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ पे आकर रिफ्लेक्ट होएगी, फिर इधर से चली जाएगी, लेकिन वो रहेगी इसी प्लेन में, ये पहले वाले में, दूसरे में नहीं जाएगी। तो ये होता है लाइट का कि भैया दूसरा लॉ जो कि रहता है कि ये सारे की सारी सेम प्लेन में रहते हैं। हम यहाँ पे सीबीएसई का एक क्वेश्चन आता है। सीबीएसई क्या कहती है? सीबीएसई कहती है कि भैया रामलाल एक बात बताओ, अगर तुमने पढ़ा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, हम समझते हैं, तुम जानते हो, लेकिन हमें ये चीज़ बताओ। सीबीएसई एक क्वेश्चन पूछेगी, कहेगी कि एक जो होता है हमने क्या कहते हैं, एक सेटअप बनाया है। हाँ भैया बना लो, चलो ठीक है, तुम भी एक बनाओ, सेटअप बनाओ। चलो भैया एक सेटअप बनाते हैं। सेटअप क्या है कि भैया यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, मिरर रखा हुआ है। इंसिडेंट रे आई, मिरर पे स्ट्राइक करा, रिफ्लेक्ट हो गई। हाँ सर हो गई। नेक नॉर्मल बना देते हैं। हाँ सर नॉर्मल बना देते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, कैसी बात कर रहे हो सर, नॉर्मल बनाने में कोई टेंशन है? अरे सर कोई टेंशन नहीं है, चलो एक नॉर्मल बना देते हैं। ये लो सर, ये आपकी नॉर्मल होगी। नॉर्मल को डॉटेड बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब जो लाइट आई है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, लाइट जो आई है उसने इसके साथ में विद द नॉर्मल जो एंगल बनाया है वो आपका क्या कहते हैं, वो आपका मान लो 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। हाँ सर 60 डिग्री है। अब वो क्वेश्चन पूछेगा फाइंड एंगल विद द प्लेन। प्लेन क्या है सर? यहाँ पे प्लेन ये है, ये इसके साथ में इसका एंगल, यानी कि ये वाला तुम्हें निकालना है। क्या निकालना है तुम्हें ये वाला निकालना है। फाइंड जो होता है, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, तो एंगल ऑफ आर, फाइंड एंगल ऑफ आर, फाइंड एंगल आर। और जो होता है फाइंड क्या कहते हैं, एंगल, एक और एंगल जो कि ये बनाएगा एंगल, जो होता है जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, आर जो बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी विद द प्लेन। ये तुम्हें फाइंड करना है। यानी कि तुम्हारी जो इंसिडेंट रे आई आर जो एंगल बना रही है प्लेन के साथ में, वो तुम्हें फाइंड करना है। ये तुम्हारी आई आर है, इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारी नॉर्मल है, वो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है। अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, तुम्हें जो होता है, मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ 5 सेकंड का, जरा इसे अपने मुंह जुबानी बता के दिखाओ। ये मुंह जुबानी का क्वेश्चन है, इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं पेन उठाऊंगा। चलो भाई, कुछ समझ आया? अभी तुमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंड ऑल इन दी सेम प्लेन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऑल इन दी सेम प्लेन। 2 लॉ पढ़े हैं। हाँ सर पढ़े हैं। एंगल आई एंगल आर तो हमें समझ में आया कि अगर एंगल आई 60 डिग्री है तो क्या एंगल आर भी 60 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। कैसी बात कर रहे हो? तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? एंगल आर भी जो होता है आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल आर भी आया हमारा कितना? 60 डिग्री। इसका हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 60 डिग्री इसका हमारा आंसर आ गया। अब जो एंगल ये वाला हमें निकालना है, ये वाला हमें जो निकालना है, ये कितना होगा? क्या मैंने कहा ये नॉर्मल जो होता है वो 90 डिग्री है? हाँ सर है, 90 डिग्री है। तो हमें क्या करना चाहिए सर? हम इसमें से अगर 90 में से इतने को माइनस कर दें, क्या हमें ये मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। कितना? 30 डिग्री।
अरे सर इतना आसान, इतना आसान सर, इतना आसान। हाँ इतना ही आसान। अगर हम इसमें से इसे माइनस कर दें तो क्या हमें ये पूरा नहीं मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा, हमें 30 डिग्री मिल जाए। ये भी क्या फिर 30 डिग्री हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है क्या? हाँ सर ये भी 90 डिग्री है। तो क्या ये भी 30 डिग्री हो जाएगा? हाँ सर ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। कैसी बात होगी सर, ये तो बिल्कुल आसान हो गया सर। हाँ आसानी है, तुम्हारे टीचर तुम्हारे लिए मुश्किल बना देते हैं, हर चीज़ आसान है। तो ये तुम्हारे क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। अब इसके अलावा तुम्हें जो पढ़ना है वो है आपकी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। प्लेन मिरर क्या होता है? जो तुम्हारे घरों में लगा हुआ है शीशा, जिसमें तुम सुबह सजते संवरते हो, ओहो आज मैं अच्छा लग रहा हूँ, ओहो आज मैं ऐसा लग रहा हूँ, ओहो आज तो मैं वैसा लग रहा हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स ऐसी होनी चाहिए ना कि रात के 2 बजे भी मम्मी जो होता है नींद से उठा के पूछे अबे बता बे जो होता है रिफ्लेक्शन के 2 लॉ क्या होते हैं, तो तुम भी जो होता है बता दो कि भाई साहब फिजिक्स जो होता है हमने इश्क मोहब्बत करी है, पढ़ाई मज़ा वाले भैया से पढ़ के आए हैं, तो हम जो होता है रात के 2 बजे भी उठ के बता सकते हैं। मम्मी जो होता है पहला लॉ है कि सारे के सारे जो होता है एंगल इक्वल होते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। दूसरा लॉ है बोले तो कि एंगल जो होता है सारे के सारे सेम प्लेन होते हैं। क्या तुम ये रात के 2 बजे बता सकते हो? ज़रा हिंदी कमेंट सेक्शन बताओ, और अगर बता सकते हो तो वीडियो को कभी लाइक करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो अगर नए आ रहे हो। तो अब बात करते हैं जरा प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर वही जिसमें तुम सुबह सजते संवरते हो, ठीक है? हाँ सर ठीक है, जो होता है सुबह सुबह सजते संवरते हैं। रामलाल सज संवर के कहीं जा रहा है। अब रामलाल जब सही सज संवर के कहीं जा रहा है तो वो क्या देखता है कि सबसे पहले तो प्लेन मिरर में वो जितनी दूर खड़ा है, वो मान लो जो होता है प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो उसकी जो इमेज है वो भी प्लेन मिरर में 10 मीटर की ही दूरी पे बन रही है। ओ यानी कि जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज टू द मिरर। मतलब भाई साहब जितनी दूर तुम मिरर से खड़े होगे तुम्हारी इमेज भी उतनी ही दूर मिरर से बनेगी। ये चीज समझो। हाँ सर समझे? तो क्या समझ में आया? हाँ सर ये समझ में आया कि हम जितने दूर होंगे हमारी इमेज भी उतनी ही दूर होगी, हम जितने पास होंगे हमारी इमेज भी उतनी ही पास होगी। तो क्या आपको क्लियर हुआ? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद में प्लेन मिरर की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आप जो होता है जब से कच्चे बनियान में जा रहे हो स्कूल, सर कब से सब मतलब जो होता है 6ठी 7वीं क्लास से, दूसरी तीसरी क्लास से, तब से आप जानते हो कि प्लेन मिरर में जो होता है आपका राइट वहाँ का लेफ्ट दिखता है, आपका जो होता है लेफ्ट वहाँ का राइट दिखता है। इसे एक नाम दे दिया जाता है, क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या कहते हैं सर? इसको कहा जाता है आपका लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन के बारे में आपको इससे ज़्यादा और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो होता है ज्ञानी बनना है, अगर आपको जो होता है ज़्यादा रिसर्चेस करनी है तो आप इसके बारे में जानिए, नहीं तो जो होता है आपको कोई ज़रूरत आगे कहीं भी नहीं पड़ने वाली है कि भैया लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये कोई तुमसे पूछने लगे। ना ना ना, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। हाँ भैया लेटरल इन्वर्जन पता है? हाँ सर पता है कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। इसके आगे सर क्या होता है वो हमें नहीं पता, ना ही हमें जानने की कोशिश करनी है कि इसके आगे हमारा लेटरल इन्वर्जन से कोई नाता होना भी चाहिए। ठीक है, बस इतना ही जानो। अब उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टाइप ऑफ मिरर्स की जिसे कहा जाता है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं सर? स्फेरिकल मिरर्स की अगर मैं बात करूं तो एक ही स्फेयर से काटा हुआ हिस्सा होते हैं। इसके लिए मैं अपने माउस के ढक्कन का इस्तेमाल करना चाहूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तौर पे तुम्हें स्फेरिकल मिरर्स समझाने के लिए। तो सर स्फेरिकल मिरर्स एक स्फेयर का पार्ट है। मान लो मेरे पास में एक ये स्फेयर है, मैं ऐसे आधे आधे में काट दूं तो ये मेरा एक स्फेरिकल मिरर बन के आएगा। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं सर। सबसे पहला होता है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा सर कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है? देखो जनाब, ये माउस का ढक्कन है। अब इस माउस का ढक्कन के 2 हिस्से हैं, एक इसका ये अंदर वाला हिस्सा है और एक इसका ये बाहर वाला हिस्सा है। हाँ सर बाहर वाला हिस्सा है और एक अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो इनर साइड है, ये क्या कुछ तुम्हें गुफा की तरह दिख रहा है? इसके अंदर कुछ गुफा सी दिख रही है। हाँ सर गुफा दिख रही है, कुछ केव की शेप का दिख रहा है, जैसे जो होता है कहीं अंदर की तरफ धसा हुआ सा हो। तो ये जो केव की शेप का दिख रहा है इसे कहा जाता है कॉनकेव साइड। कॉनकेव, ये केव बना रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये केव बना रहा है, ये केव बना रहा है। इसमें जो होता है थोड़ा सा अंदर को है। इसके जो एजेस हैं, इसके ये जो एजेस हैं ये बाहर की तरफ है। ये देखो इसके एजेस ये बाहर की तरफ है, ये कुछ अंदर को है। अब इसी को उल्टा कर दो, इसी को उलट दो तो ये जो साइड बनाएगा, ये जो साइड बनाएगा ये कैसी साइड होगी? ये इसकी कैसी साइड होगी? होगी कॉन्वेक्स साइड, बाहर की तरफ उभरी हुई साइड।
बाहर की तरफ उभरी हुई साइड। इसके जो एजेस हैं वो इसके जो होता है मेन पार्ट से पीछे होंगे। इसके जो एजेस हैं इसके मेन पार्ट से पीछे होंगे। क्या क्लियर हुआ? हाँ सर हुआ। तो ये 2 टाइप ऑफ मिरर्स होते हैं बस। इसके बाद इसके अलावा तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं जानना है। मिरर्स के बारे में अब हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम मिरर्स की पॉलिशिंग ज़रा जानते हैं। जो कॉनकेव मिरर होता है उसको इनर साइड से पॉलिश करा जाता है, इधर साइड से उसको पॉलिश करा जाता है। यानी पॉलिशिंग क्या होती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग के लिए। मतलब वो इधर साइड से रिफ्लेक्टिंग करेगा, इधर साइड से नहीं करेगा। जो कॉन्वेक्स होता है उसको इधर अपर साइड से उसको पॉलिश किया जाता है, इनर साइड से वो कोई भी रिफ्लेक्शन शो नहीं करता। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए, तो अब इसके बारे में हम और चीज़ें जानते हैं कि भैया इसमें टर्म्स क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। देखो, टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो इस मिरर्स को बनाते टाइम इस्तेमाल होते हैं, या इसमें जनरली हम इनकी जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो इनमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया पोल के बारे में। पोल के बारे में बात करते हैं तो पोल क्या है? ये देखो, ये तुम्हारा एक मिरर है, ये तुम्हारा एक कॉन्वेकेव मिरर है, ये तुम्हारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों एक स्फीयर का हिस्सा है। अगर इसका जो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसका जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे हम लोग पोल कहेंगे। ठीक है, पोल और जो होता है क्या कहते हैं? फोकस। फोकस क्या होता है? जहाँ पे ये अपनी सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। इसकी ये सारी की सारी लाइट जो होता है वो फोकस से होकर जाएगी। इसकी सारी की सारी लाइट जो होता है वो फोकस पे बनेगी। जैसे कि तुम वो तुम्हारा वो लेंस नहीं होता है जो तुम्हारे शीशों में निकलता है, इसमें से अगर मैं लाइट को पास कराऊँ तो ये मेरी लाइट को जो होता है कहाँ पे फोकस करेगा, कहाँ पे ये मेरी लाइट को जाके दिखाएगा। तो ये जो होता है इसका फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसका ये फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट वो है जहाँ पे सारी लाइट आके गिरेगी। फोकस और जो होता है पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा, कभी जो सेंटर रहा होगा जहां पे इसके एजेस आते हैं, जहां पे कॉनकेव मिरर के एजेस आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के एजेस आते हैं, उसको कहा जाता है, वो उसके सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का क्यों सेंटर कहा जाता है? क्योंकि ये कभी कभी ना कभी जिंदगी में कभी ना कभी ये क्या रहा होगा सर? ये एक क्या रहा होगा? स्फीयर रहा होगा सर। आप तो सर डरा देते हो सर, क्या बात है। अब जो हमें चीज़ सीखनी है, हमें जो एक चीज़ सीखनी है कि भैया क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। रेडियस क्या होती है सर? इस सर्कल की रेडियस क्या होती है सर? उसके जो होता है सेंटर से लेके उसके क्या कहते हैं, जो आपका उसका एजेस होते हैं, उसके एजेस तक की डिस्टेंस को उसके सेंटर से रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही कहना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके उसके एजेस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग जो होता है रेडियस कहते हैं। तो जब ये सब चीजें आपकी एकदम क्लियर हो चुकी हैं, यही हमने यहाँ नोट्स के अंदर लिखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ये प्रिंसिपल फोकस इसी को आ गया है, फोकस को कहीं तुम जो होता है चौंक जाओ भैया, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा हाँ, प्रिंसिपल फोकस की एक चीज़ और बात करता हूं मैं। प्रिंसिपल फोकस जो कॉनकेव मिरर का होता है वो रियल होता है। सर रियल और वर्चुअल क्या होता है? देखो जनाब ध्यान से, रियल यानी मिरर की इधर, मिरर के इधर, मिरर के इधर, मतलब मैं मिरर के सामने बैठा हूँ तो मैं जो होता है मैं हमेशा रियल में रहूँगा। जर्नली तुम्हारा मैं जर्नलिफाई कर रहा हूँ, इसको मैं जर्नलाइज कर रहा हूँ पूरा का पूरा। तुम्हारा जो होता है क्या कहते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड में जितनी चीज़ें होंगी मिरर के, हमेशा लेफ्ट साइड में जितनी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी रियल होंगी। मिरर के हमेशा जितनी चीज़ें राइट साइड में होंगी वो सारी की सारी वर्चुअल होंगी। वर्चुअल किसे कहते हैं? तुम मुझे छू सकते हो, तुम मुझे छू सकते हो, या मैं तुमको ऐसे करके छू सकता हूँ क्या? नहीं छू सकता हूँ ना, नहीं छू सकता हूँ तो तुम मेरे लिए वर्चुअली में बैठे हो, मैं तुम्हारे लिए वर्चुअली में बैठा हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी बैठी है, वो तुम्हारे लिए रियली में बैठी हैं, मेरे लिए वो वर्चुअली में बैठी हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो रियल वर्चुअल को समझो। इमेजेस के अंदर रियल वर्चुअल क्या होता है भैया? इमेजेस के अंदर रियल वर्चुअल का बस इतना है कि रियल इमेज को तुम जो होता है मूव कर सकते हो, वर्चुअल इमेज को तुम मूव नहीं कर सकते हो। तुम मिरर के सामने खड़े हो, तुमने अगर जो होता है मिरर के सामने से तुम हटे, तुम्हारी इमेज भी हट जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी वो रियल इमेज है तो तुम उसको हटा सकते हो, तुम उसको जो होता है मिरर के सामने ला भी सकते हो, उसको वहां से हटा भी सकते हो। अगर तुम चाहो कि वो मिरर के सामने ही रहे, वो नीचे ना जाए, वो ऊपर ना जाए, वो ऐसे ना हो, वो ऐसे ना हो, वो ऐसे ना हो, तो वो वैसे ना ही होगी।
अगर जो वो वर्चुअल इमेज है वो तुम ऐसे होगे तो तुम्हारे साथ में ऐसे होगी, तुम ऐसे होगे तो तुम्हारे साथ में ऐसे होगी, तुम अगर हटोगे तो वो इमेज भी हट जाएगी। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड वर्चुअल। ओके, सो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर होता है वो क्या कहते हैं, एक रियल फोकस होता है। जो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर होता है वो एक वर्चुअल फोकस होता है। चलिए जनाब, अब इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम ये 2-3 रूल पढ़ेंगे, इससे आपकी सारी के सारे रे डायग्राम्स बनते चले जाते हैं। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा रूल सेम रहने वाला है, रूल नहीं बदलेगा, रूल यही रहेगा, बस मिरर की डायरेक्शन और रे के रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी। देखो अब जैसे जो होता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रही है कॉनकेव मिरर के अंदर, तो वो पढ़ के फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से निकल के जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखो, कोई रे अगर जो होता है प्रिंसिपल फोकस के परपेंडिकुलर आ रही है, वो रिफ्लेक्ट तो ऐसे हो जाएगी, लेकिन उसका जो हाइपोथेटिकल रिफ्लेक्शन होना चाहिए था वो उसका फोकस से होना चाहिए था। ये हमने एक नॉर्मल बना दी हमने। तो ये जो होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए है हाइपोथेटिकल। ये डॉटेड क्या है, ये हाइपोथेटिकल है, जो मतलब हम सीन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन असल में वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये जो होता है इस तरीके से जा रही है, लेकिन हमें लग रहा है ये फोकस से होकर जा रही है। दूसरा क्या है, अगर कोई फोकस पे आएगी, इसका उल्टा कर दो तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इसे ऐसे ऐसे, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखो ये आई परपेंडिकुलर हो गई, ये आई कहाँ आई, फोकस पे आती हुई लग रही है, फोकस पे आई नहीं है, फोकस पे आती हुई लग रही है। तो जब ये फोकस पे आती हुई लग रही है तो क्या ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाँ सर हमें पता है ये हो जाएगी, तो हो गई। अब नेक्स्ट, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सर, कुछ स्फीयर था, स्फीयर का कुछ सेंटर था, उसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा। हाँ सर कहा, तो वहां पे अगर कोई आएगा तो कोई ना रिफ्लेक्शन होगा ना वहां पे कोई रिफ्लेक्शन होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर 90 डिग्री की तरह बिहेव करता है, यानी कि वहां पे हमेशा जीरो रहता है, नॉर्मल पे हमेशा कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये चीज समझिए आप ध्यान से। अगर कोई नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, 90 डिग्री पे हो रही है, कोई लाइट इंसिडेंट, कोई लाइट की जो रे है, कोई लाइट की जो रे है, देखो ये कोई लाइट की रे अगर 90 डिग्री पे आ रही है, वहां पे कोई भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई नहीं होता है। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। एंड नेक्स्ट एक और है, अगर कोई पोल पे आएगी तो जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे चली जाएगी, सिंपल एज दैट। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे जो होता है इमेज फॉर्मेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इमेज फॉर्मेशन देखिए, इमेज फॉर्मेशन यही है आपका कि कहाँ पे क्या क्या इमेजेस बनती हैं। आपका एक काम है कि आपको घर जाके ये इमेजेस बनाने की कोशिश करनी है। बाकी इसके जो डायग्राम्स है वो आपकी एनसीईआरटी आपकी बाइबल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो होता है ये कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं आपके, ये डायग्राम्स आपको जो होता है देखने हैं। ये जो आपके डायग्राम्स दे रखे हैं इसके अंदर, ये डायग्राम्स आपको सबसे पहले खुद प्रैक्टिस करने हैं, फिर ये डायग्राम्स देखने के समझने की कोशिश करनी है कि भैया इसके अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। फिलहाल आपकी सबको समझ में आएगा, इतनी गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं उतना समझा चुका हूँ आपको। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। बाकी एक प्लेन पेपर है ना, इन पे ये चीज़ सोचना कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है और उसकी इमेज कहाँ बनेगी। अब इसको याद कैसे करेंगे सर, इसको याद कैसे करें। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, इमेज जो होता है बिटवीन एफ एंड सी है। ध्यान से समझ रहा, ध्यान से। तो मैं एक जो होता है जर्नलाइजेशन दिखाता हूँ, एक जर्नलाइजेशन दिखाता हूँ। तुम्हारा जर्नलाइजेशन कुछ इस तरीके से है कि एक मिरर है और उसके एक परपेंडिकुलर में प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। यहाँ पे उसकी कुछ इमेज बन रही है। यहाँ पे अगर मान लो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। चलो तो मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर ही यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉनकेव मिरर ही बता देता हूँ जिससे आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। ओके, सो देयर इज़ अ कॉनकेव मिरर एक बन गया। अब यहाँ पे एक इमेज जो होता है, इसके कुछ पॉइंट्स में मार्क कर लेता हूँ। जैसे जो होता है यहाँ पे इसका पोल हो गया, यहाँ पे जो होता है इसका फोकस हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बात है। इमेज मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसकी इमेज अगर देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है फोकस पे बन रही है। बहुत बढ़िया सर, उसकी इमेज कुछ यहाँ पे बन रही है। हाँ सर यहाँ पे बन रही है। कैसे बनेगी सर, उल्टी बनेगी यहाँ पे इमेज, ये देखो ऐसे बनेगी। अब देखो जरा ध्यान से, एक जनरलाइजेशन क्लियर हो जानी है बात। देखो इन्फिनिटी से मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया और जो होता है बियॉन्ड सी रख दिया, सी के पीछे रख दिया। ऑब्जेक्ट कहाँ आया, पास में। इमेज देखना,
इमेज यहाँ से उठ के यहाँ चली जाएगी। ओ सर, इमेज मिरर से दूर जा रही है, ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है। ये क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। हाँ बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने उठाया, सी के ऊपर रख दिया। किसके ऊपर रखा सर? सी के ऊपर रखा, तो इमेज भी उठी, सी के ऊपर आ गई। इमेज भी उठी और इमेज भी सी के ऊपर आ गई। बहुत बढ़िया सर। ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के फोकस पे रख दिया, या इसके बीच में रख दिया, इसके बीच में रखा, ये इमेज उठ के इसके पीछे चली गई, बियॉन्ड सी चली गई। ऑब्जेक्ट कहाँ आया? बिटवीन एफ एंड सी। इमेज गई बियॉन्ड सी, ये देखो। ऑब्जेक्ट कहाँ आया? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ गई? इमेज गई भैया बियॉन्ड सी, ये देखो बियॉन्ड सी पहुँच गई। अब मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया, फोकस पे रख दिया। इमेज तुम्हारे हिसाब से कहाँ जानी चाहिए सर? इन्फिनिटी पे जानी चाहिए। बिल्कुल सही यार, तुम कहाँ जो होता है पढ़े हुए चक्कर में तुम वो एकदम होशियार बच्चे, कैसी बात कर दी। अरे ये देखो, बिटवीन एट एफ आया तो एट इन्फिनिटी पहुंच गई। ओ हो। और अगर ये और आगे बढ़े इसके बाद वर्चुअल इमेज बनेगी। इसके बाद ये इमेज उठ के यहाँ कहीं आ जाएगी पीछे की तरफ, ठीक है। ओ हो, चमका सर, ये तो याद हो गया। हाँ सर हो गया। अरे हो गया तो भाई साहब अपने अपने दोस्तों में इसको शेयर कर, ठीक है। सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर, सेम फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। हाँ दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। तो देखो जनाब, ये आपका हो गया। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फिलहाल तो इतनी जल कर है ही नहीं, इन्फिनिटी पे है तो एफ पे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी है तो भैया बिटवीन पी एंड एफ होगा। यानी इसके और इसके कहीं बीच में कहीं रख दी है, बस दो ही कंडीशन है इसके अंदर, तो इसके अंदर भैया दो ही उसके आंसर्स हैं। अब यूजेस ऑफ मिरर्स, कॉनकेव मिरर का यूज़ जो होता है भैया टॉर्चेस में किया जाता है, फोकस बनाने में इसका यूज़ करा जाता है, और जो होता है बहुत भी अलग अलग जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो होता है अगर मैं बात करूँ तो कॉनकेव मिरर का एक और इस्तेमाल किया जाता है शेविंग मिरर के तौर पे। तुमसे बहुत पूछेगा सीबीएसई, तुमसे भाई साहब दबा दबा के पूछेगा कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल क्या करा जाता है, शेविंग मिरर कौन सा होता है। हम आपको बताना, शेविंग मिरर जो होता है ना वो हमारा कॉनकेव मिरर ही होता है। अगर सीबीएसई ये पूछे ना कि टॉर्चेस में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, तो सीबीएसई को बताना सर टॉर्चेस में हमारा कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया। चलो अभी कौन आया था? कोई नहीं, गया जो आया था। चलो अब बात होती है हमारी कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे वाला बाहर की तरफ निकला हुआ मेरा मिरर, मैं उसका मेरे को बार बार ढक्कन निकालना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये देखो, इसकी ये जो साइड है ये कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स वाली साइड है इसकी, ठीक है। ये इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है। अरे भैया लंबा दिखेगा ना, ये देखो कुछ इस तरीके से, ऐसे अगर कोई कॉनकेव मिरर है ना, ऐसे करके कोई कॉनकेव मिरर है तो वो इतना ही देख पाएगा ना, इतना ही देख पाएगा। हाँ सर इतना ही देख पाएगा। बहुत बढ़िया सर, इतना ही देख पाएगा। लेकिन अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या वो इतना देख पाएगा? क्या वो कहीं इतना देख पाएगा? हाँ सर वो इतना देख पाएगा। तो क्या है? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर है। तो वाइडर है तो क्या इसको जो होता है क्या कहते हैं, वॉच ग्लासेस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ सर इसको वॉच ग्लास की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रियर व्यू मिरर मेरे दिमाग से निकल गया था, रियर व्यू मिरर या वॉच ग्लास के तौर पे। वॉच ग्लास क्या होता है? वो जो दुकानों में तुम्हारा रखा होता है, एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर टंगा होता है, वो उससे दुकान वाला बैठ के देख रहा होता है, अबे मेरा माल तो नहीं कोई चोरी कर रहा है बे, अरे पकड़, वो उसने माल जो होता है चोरी करा, चलो पकड़, इसलिए तुम माल नहीं चोरी कर पाते हो। तो वो होता है आपका क्या कहते हैं, वॉशिंग ग्लास, और वो भी आपका कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, ठीक है। चलो तो ये आपके उसके यूजेस हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें सब बैंड बज जाती है, साइन कन्वेंशन। आओ इसको भी क्लियर करते हैं। सर साइन कन्वेंशन नहीं सर समझ में आता है सर, साइन कन्वेंशन बहुत परेशान करता है। चलो जो होता है साइन कन्वेंशन को हम परेशान करता है। चलो भाई आओ, फिलहाल मैं यूपी से हूँ। बहुत सारे लोग पूछे थे आप सर बिहार से हैं? नहीं मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, ठीक है। तो जस्ट फॉर फन, ठीक है। चलिए, तो आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है कार्टेशियन प्लान चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के अंदर मौजूद है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर मौजूद है। चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, इसके अंदर भी कार्टेशियन प्लान मौजूद है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। कार्टेशियन प्लान आप जानते हो क्या होता है सर? इधर वाले में सर कुछ नहीं है, कैसे करके जो होता है स्क्वायर बनाते हैं, उसके इधर प्लस लिख देते हैं, इधर जो होता है प्लस माइनस लिख देते हैं, इधर जो होता है माइनस लिख देते हैं, इधर जो होता है
माइनस प्लस लिख देते हैं। अच्छा सर ऐसे करके क्यों होता है, ये क्या है सर? कुछ नहीं सर, डिस्टेंसेस वो वाली हाई। अरे तो सेम रखो ना यार साइन कन्वेंशन में। सर क्या सर साइन कन्वेंशन में सेम रखना है? देखो मैं बताता हूँ ना तुमको साइन कन्वेंशन में क्या सेम रखना है। देखो तुम मिरर को जो होता है 0.0 पर मान लो। हाँ सर 0.0 पर मानना। अब तुम करो क्या, यहाँ पे जो होता है लिखो प्लस प्लस, प्लस प्लस लिखा, माइनस प्लस लिखो, माइनस प्लस लिखा, माइनस माइनस लिखो, माइनस माइनस लिखा, प्लस माइनस लिखो, प्लस माइनस लिखा। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें इसे करना क्या है, तुम अगर इसको चाहो तो एक ऐसे करके लिख सकते हो, एक ऐसे करके लिख सकते हो। इसे भी जो होता है इसे भी ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, माइनस प्लस करके लिख सकते हो। देखो अब इस लिखने का मेरा तरीके का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक इमेज बनाता हूँ, ये इमेज है, तो इसकी जो हाइट होगी h, ये भी पॉजिटिव होगी, और इसकी जो डिस्टेंस होगी d, ये भी पॉजिटिव होगी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। उठा के इसको इधर रख दो। इसकी जो हाइट होगी हाइट h पॉजिटिव होगी। हाँ सर h पॉजिटिव होगी, लेकिन इधर की तरफ जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगी। क्या क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। इसको उठा के इधर रख दो, इसको पलट दो उठा के, ठीक है, इसको पलट दो उठा के, ठीक है, पलट दो। अब इसको तुमने पलटा, अब इसकी जो डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव में हो गई। इसकी जो हाइट है, क्या ये नीचे नेगेटिव होती है? हाँ सर हाइट नेगेटिव होती है, हाइट नेगेटिव में हो गई। अब इधर उठा के रख दो, तो इसकी डिस्टेंस तो ये पॉजिटिव हो गई, लेकिन इसकी जो हाइट है वो आपकी नेगेटिव हो गई। क्या साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया? सर बस इतना ही है साइन कन्वेंशन। हाँ इतना ही है। यहाँ पे आप जो होता है, यहाँ पे कॉनकेव की जगह यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर रख दीजिए, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर उठा के रख दीजिए, तो ये आपका सब भी सेम रहेगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स या कॉनकेव कोई मत रखिए, यहाँ पे आप जो होता है एक प्लेन मिरर रख दीजिए, यहाँ पे आप एक प्लेन मिरर रख दीजिए, तब भी ये सेम रहेगा। तो सर साइन कन्वेंशन क्या हर किसी के लिए सेम रहता है? हाँ हर किसी के लिए सेम रहता है। कितना है? बस इतना ही है। क्यों इतना हुआ बनाया जाता है मेरे को नहीं पता, ये आप जानते हो क्यों इतना हुआ इसका बनाया जाता है। ओके सो ये हमारा जो होता है #PKM स्टाइल में ये हमारा साइन कन्वेंशन ओवर होता हुआ। PKM तो दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलिए ओके हमने इसको नेल आउट कर दिया है एकदम। जो होता है हम अब हमारी ज़िंदगी से मिसिंग हो चुका है, हमारा जो होता है इसका कोई भी जो होता है मतलब नहीं है। हम इसे नेल इट कर चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से इसको जो होता है हम पछाड़ चुके हैं। साइन कन्वेंशन हमारा क्लियर हो गया है एकदम। चलिए अब जो होता है नेक्स्ट आता है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो मिरर की 3 चीज़ें निकालने में काम में आता है। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। क्या 3 चीजें? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये 3 चीजें निकालने में काम में आता है। क्या? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में 3 चीजें होती हैं। पहली इमेज डिस्टेंस कैसे लिखा जाता है? 1/v प्लस में 1/u प्लस में 1/f। कैसे आया? 12th में पढ़ना। अभी इसका डेरिवेशन मैं नहीं कराने वाला, करा दिया उड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका डेरिवेशन नहीं कराने वाला। 12th में आराम से तुम्हें इसका डेरिवेशन समझ में आएगा कि एक आया कैसे। डेरिवेट करेंगे इसको 12th में अपन लग बैठ के, ठीक है, डेरिवेट करेंगे। तो सुनिए जनाब ध्यान से, वी क्या है? वी से एक वर्ड बताओ मेरे को। ओ सर वी से वर्चुअल, ठीक बोले, वर्चुअल के बारे में तुम्हें मैंने कुछ बताया था। शीशे के सामने खड़े होते हो, सामने अपनी क्या दिखती है? सर इमेज कैसी होती है शीशे की? वर्चुअल। जर्नलाइज करो, रियल इमेज को छोड़ दो, जर्नलाइज करो वर्चुअल इमेज। इमेज डिस्टेंस तो नहीं कहीं सर कह रहा है, बिल्कुल सही बोले, इमेज डिस्टेंस कह रहा है। अच्छा यू क्या है? एफ की तरह तो कुछ दिख नहीं रहा, फोकल लेंथ की तरह तो कुछ दिख नहीं रहा। यू बोले तो सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बचा। अरे बिल्कुल सही बोले, ये यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एफ बोले तो फोकल लेंथ है। फिर फॉर्मूला आपका खत्म। मेरा फॉर्मूला में फोकल लेंथ दे देगा, जो होता है ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दोनों दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दिया होगा, ये दोनों पूछ लेगा। बस इतना सा है और कुछ नहीं है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन यानी कि भैया जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हाइट है, उसके मुकाबले में इमेज हाइट आपकी कितनी बनी है। मतलब सर तो मतलब ये सुनिए जरा ध्यान से, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट है 10 मीटर का, इमेज बनी उसकी 1 मीटर की, तो यानी कि भैया 1:10 में इमेजेस बनी है।
बिल्कुल सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो अब यही आपका मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन वो आपको जो होता है रिलेटिव एक्सटेंट बताता है, रिलेटिव एक्सटेंट ही बताता है कि भाई कितने एक्सटेंट पे कितनी इमेजेस बनी हैं। मतलब ये देखो कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंगों की इमेज हमें इसके अंदर दिख रही है। जो स्फीयर है इसके अंदर भाई साहब कई पूरे स्काई स्क्रैपर्स की इमेज हमें दिख रही है। हाँ सर, ये कहीं सूरज दिख रहा है, ये मेरे को दुबई का लग रहा है। ये देखो बुर्ज खलीफा दिख रहा है, ये बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, कहीं रोड दिख रहा है। ये बुर्ज खलीफा ये दुबई में है, तो दुबई का ही मेरे को ये लग रहा है। ओहो सर, इतनी ज़्यादा इमेज एनालाइजेशन। कल से तुम्हारी वो चालू हो रही है SST, तो कल से तुम्हें पता चलेगा कि इमेज एनालाइजेशन क्या होता है। ठीक है, पूरा इमेज जो होता है एनालिसिस करके रखा है। चलिए, तो ये चीज़ हमारा जो होता है मैग्निफिकेशन हमें बताता है। फॉर्मूला क्या होता है, m=h1/h2। अब देखो ध्यान से, हाइट ऑफ इमेज को 3 तरीके से लिखते हैं हम। या तो जो होता है इसको 3 तरीके से लिख दिया जाता है। देखो h'/h भी इसको लिख दिया जाता है, या हम इसको जो होता है h1/h2 भी लिख देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, रुको, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। भाई साहब हो जाओ एक्सटेंड, हाँ हो गए। चलो, इसको 3 तरीके से लिखा जाता है। सर इसको 3 तरीके से कैसे लिखा जाता है? एक लिखा जाता है भैया h1/h2, ये हो गया एक, ये हो गया इसका एक तरीका। दूसरा इसको h'/h लिखा जाता है। तीसरा इसको hi/ho लिखा जाता है। तुम्हें अगर अभी याद करना है, याद करने के लिए मैं कहूँगा तुम अभी hi/ho लिखो। hi/ho लिखोगे, हमेशा कभी भटकोगे नहीं। आई से यानी इमेज, ओ से यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, hi/ho लिखोगे इसको, बस अभी तुम्हें ये करना है। h'/h h1/h2 h'/h ये मत लिखो। hi/h समझ सकते हो उसको तो लिख लेना, नहीं तो मत लिखो। नहीं तो hi/ho लिखो, बहुत ही फायदे में रहोगे, कभी भूलोगे नहीं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। hi/ho, कुछ बच्चे क्या करते हैं h/hi लिख आते हैं, पूरा बिगाड़ देते हैं। कॉपी चेकिंग में ये चीज़ समझ में आती है, तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। इसको hi/ho मत लिखना। इसको जो होता है मतलब इसको इसी तरीके से लिखना, ये h1/h2 या h'/h मत लिखना, कंफ्यूजन जब तक क्लियर ना हो जाए। ठीक है, अब ये जो है hi/ho, ये एक और चीज़ के इक्वल होता है -v/q, -v/u। ये इसके भी इक्वल होता है। सही, -v/u के क्यों इक्वल होता है? यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तुम जब जो होता है थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो तुम आज अभी जाके NCERT से प्रैक्टिस करना, जिसमें तुम्हें ये दिया होगा या ये दिया होगा, तुमसे जो होता है इन दोनों में से कोई एक पूछ लेगा, या ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये पूछ लेगा। तो इस तरीके से तुम इसमें निकाल सकते हो, इसमें उलट फेर करके। अगर ये दिया है तुमसे और ये दिया है तुमसे, ये पूछा है, तो तुम निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा ये भी इस्तेमाल में होता है। अब जो नेगेटिव साइन है, अगर मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी इमेज जो होता है वो किधर बनी है, वो आपकी लेफ्ट साइड में बनी है, आपकी लेफ्ट साइड में बनी है। इमेज किधर बनी है? आपकी लेफ्ट साइड में बनी है। ठीक है, तो इमेज कैसी है? आपकी रियल होगी। और पॉजिटिव साइन अगर आता है तो ये इंडिकेट करेगा इमेज आपकी वर्चुअल होगी, क्योंकि मैंने बताया कि भैया इमेज अगर जो होता है लेफ्ट साइड में बनती है वो हमेशा रियल होती है, लेफ्ट नेगेटिव होता है। राइट साइड में बनेगी हमेशा वर्चुअल होगी, वर्चुअल पॉजिटिव होता है। अब ये हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। बस जो होता है 5-10 मिनट के अंदर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सेम ही सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इसमें टाइम नहीं लगता है। रिफ्रैक्शन क्या आपको पता है? हाँ सर पता है, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। अब ये देखो, एक मीडियम से लाइट आई, यहाँ पे एक बाउंड्री हुई, फिर दूसरी लाइट जो होता है दूसरे मीडियम में चली गई। अब ये लाइट जब दूसरे मीडियम में गई तो इसमें कुछ बदला। ये क्यों गई? ये जब गई तो अपनी सीधी लाइन में चली जाती ना। अरे ये आ रही थी तो ये सीधी ही लाइन में चली जाती, ये कुछ ऐसे ही चली जाती है, ऐसे ये सीधी लाइन में चली जाती। इस लाइन से इतना क्या इसे भटकने की ज़रूरत थी? ऐसा क्यों हुआ? ज़रा सोचो इसको। ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? ऐसा हुआ तो हुआ कैसे हुआ ऐसा? तो ऐसा होने के लिए हमें कुछ समझ में आ रहा है। क्या सर हमें समझ में आ रहा है? क्या हम इसे जान सकते हैं? इस हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कहते हैं, स्पीड का फ़र्क आ रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें स्पीड का फ़र्क आ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें लाइट की जो स्पीड है वो ऑल्टर हो रही है। स्पीड ऑल्टर होती है। गाड़ी अगर तेज़ स्पीड में जा रही है, वो अगर एकदम से ब्रेक लगाए तो ऐसे
एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे ही लाइट की स्पीड यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्की सी ऑल्टर हो रही है। अरे हो भी क्यों ना, हवा का अलग है, हवा में पार्टिकल्स दूर दूर है, तुम ऐसे करके हाथ चलाओगे तुम्हें आराम से हाथ चला पाओगे। पानी में ऐसे चला के दिखाओ ना, पूरी जान लगती है हाथ चलाने में। तो हवा के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, डेंसिटी के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड होती है। हवा की डेंसिटी कम है, स्पीड ऑफ लाइट कम है। हवा से पानी में गई, डेंसिटी बढ़ी, स्पीड ऑफ लाइट में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए। तो क्या इसमें स्पीड का फर्क आ रहा है? हाँ सर, इसमें स्पीड का फर्क आ रहा है। लाइट वैक्यूम में ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू वाटर। वैक्यूम में लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है। वाटर के अंदर जो होता है लाइट 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है, या 2.2 ऐसी कुछ है करके, अप्रॉक्स 2.5 मैं ले रहा हूँ, वैल्यू 2 करके कुछ वैल्यू है। एनसीईआरटी में ये आपका 185 पेज पे लिखा है। 175 पेज पे एक टेबल बनी है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल से तुमको ये पता चलेगा कितनी पावर होती है, वो भी मैं बताऊंगा। 185 पे लिख रखी है एनसीईआरटी में, शायद वैक्यूम की लिख रखी है, शायद या वैक्यूम की लिख रखी है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम में बहुत तेज स्पीड होती है, 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ओ भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग है, एक बार जरा चेकआउट कर लेना और मेरे को बताना कि भाई यहाँ पे कितनी स्पीड्स आपकी सही हैं। ठीक है, इन दी कमेंट सेक्शन जो सबसे पहले बताएगा सबसे अच्छा आंसर पाएगा, मेरे से एक दिल पाएगा। बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो हमारा ये रिफ्रैक्शन हो गया। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सेम एज रिफ्लेक्शन। पहली बात जो होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है, नॉर्मल जो होता है वो आपकी सेम रहती है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होता है। ये देखो यहाँ पे एक लॉ आता है जिसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? यहाँ पे 2 अलग अलग मीडियम है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं कर सकते है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही, लेकिन वो अलग तरीके से। यहाँ पे हमने एक को नाम दिया है θ1, जो आपका इंसिडेंट एंगल है। ये इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल है। और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसका हमने नाम दिया है θ2। θ1 एंड θ2। θ1 जो होता है, हमने कहा इसका जो साइन होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ 1, साइन ऑफ एंगल ऑफ θ1 यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन की वैल्यू याद है? नहीं याद है? ट्रिग्नोमेट्री में याद हो जाएगी। 0, 1/2, 1/√2, √1/√2, √3/2 एंड 1। ये तुम्हें याद हो जाएगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये इसकी उल्टी करोगे कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। साइन की वैल्यू याद रखना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये साइन की वैल्यू होती है। तो ये साइन की वैल्यू तुम डालोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये तुमसे इतना दे देगा, ये पूछ लेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया है। चलिए, तो हमारा ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मीडियम की ताकत होती है। पेज नंबर 175 एनसीईआरटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, एक टेबल दे रखी है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मौजूद है। तो पेज नंबर 175 पे जाओगे, वो टेबल देखोगे, उसमें तुम पावर पता चलेगी। हवा की पावर कुछ 1.0001 है, ठीक है, गिलास की कुछ 1.2.1 है। तो ऐसे करके जो होता है, इसमें बहुत सारी आपकी टेबल दे रखी हैं, तो इसमें आप चीज़ जान सकते हो। अब जो होता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यही रहता है कि पावर कितनी है किसी भी मीडिया की, किसी लाइट को डिविएट करने की उसके पाथ से। वो ऐसे जा रही है, उसको ऐसे कर दिया तो ये पावर हो गई कि भैया कितना तुम उसको उसके ओरिजिनल पाथ से तुम उसे कितना डेविएट कर सकते हो, तुम उसे कितना भटका सकते हो उसके ओरिजिनल पाथ से। अब यहाँ पे हमारा जो होता है, इसका फॉर्मूला बनता है कि स्पीड ऑफ लाइट में फर्क आता है। हमने जाना कि रिफ्रैक्शन कब होता है? रिफ्रैक्शन तब होता है जब स्पीड ऑफ लाइट में फर्क आता है। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमारा एक फॉर्मूला बनता है कि भैया लाइट की मीडियम 1 में कितनी स्पीड थी अपॉन में लाइट की मीडियम 2 में कितनी स्पीड है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है और इसी के जरिए हम चीज़ें सीखेंगे कि भैया जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि भैया यहाँ पे अगर एक मीडियम है, यहाँ से लाइट जा रही है यहाँ के लिए, तो हम बात करेंगे इस मीडियम के जरिए। अभी देखो यहाँ से, जैसे यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे जो बनेगा मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखो भैया, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, मीडियम 1 के में तो N12 होगा।
होगा। 1 वाले को हमेशा नीचे रखा जाएगा, 2 वाले को हमेशा ऊपर रखा जाएगा। यानी जो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है वो हमेशा नीचे रहेगा, तो सेकंड पोजीशन पे हमेशा ऊपर रहेगा। गड़बड़ी मत कर देना। इसे देखो N21 है, यानी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम पहले की बात कर रहे हैं। लाइट का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 की बात हो रही है मीडियम 1 में। मतलब हम यहाँ पे 2 को नीचे रखेंगे, पहले को ऊपर रखेंगे। ये वाली लाइन देखो, वेयर N21 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कितना है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसके रिस्पेक्ट में। मतलब ये जो होता है, अगर इसका 1 है तो इसका 2 है, तो मैं कहूंगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दुगना है। यानी इसका 1 था तो इसका 2 है, या मान लो इसका 2 था तो इसका 4 है, तो मैं कहूंगा हवा का रिफ्रैक्टिव, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दूसरा है, मतलब डबल है, मतलब दुगना है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेन कॉन्सेप्ट होता है। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, यहाँ पे लेंसेज की बात हो रही है, तो लेंसेज में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस एक चीज जान लो, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे जो पोल होता है, पोल अभी जो तुम पढ़ के आए हो, वो रिप्लेस हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर के जरिए। और यहाँ पे जो लेंसेज है वो अपनी प्रॉपर्टीज बदल देते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भैया कॉनकेव मिरर लाइट को इकट्ठा करेगा, वो हमने जो मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है ना, वो कॉनकेव मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। लेकिन हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो हमने पढ़ा है वो टॉर्च की बीम बन जाती है। हाँ सर, बीम बन जाती है, लाइट को फोकस पे लाता है और एक बीम बना देता है। हाँ सर, बना देता है। ठीक है, फोकस पे इकट्ठा करता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स लेकिन जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर नहीं, कॉनकेव लेंस लाइट को लेगा, फैला देगा, लाइट को इकट्ठा नहीं करेगा। इकट्ठा कौन करेगा? मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है सर? कॉन्वेक्स शेप का होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करी तो वो लाइट को फैला रहा था। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को इकट्ठा करेगा। क्या याद आया? हाँ सर, याद हो गया। कॉनकेव मिरर की बात करी थी कि वो लाइट को इकट्ठा कर रहा है, कॉनकेव लेंस लाइट को फैलाएगा। कॉनकेव मिरर की बात हो गई, कॉनकेव लेंस की बात हो गई। कॉन्वेक्स मिरर की बात करी थी मैंने कि कॉन्वेक्स मिरर लाइट को जो होता है वो फैलाएगा, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस लाइट को इकट्ठा करेगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी सब कुछ वैसा ही है, यहाँ से आएगा तो वहाँ से जाएगा, वहाँ से आएगा तो वहाँ से जाएगा। वे यहाँ पे भी वही सेम आपके लगते हैं। साइन कन्वेंशन भी सेम है। मैग्निफिकेशन में क्या है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आपका लेंस फॉर्मूला है। और मैग्निफिकेशन में भी जहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस v/u था, वहाँ पे प्लस v/u हो जाएगा। प्लस को हम लिखते नहीं हैं। पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस होता है कि भैया वो कितनी पावर होल्ड करता है। जैसे ये जो लेंसेज होते हैं, पावरिंग लेंस होते हैं। तो पावर हम कैसे निकालते हैं? पावर जो होता है 1/f होती है, फोकल लेंथ के अपॉन में होती है। इसकी ऐसा यूनिट डायोप्टर है, इससे ज्यादा तो मैं इसके बारे में कुछ जानना नहीं है। एक और चीज, पावर जो होता है, हमेशा जब पावर निकालना, पावर का अगर कोई क्वेश्चन करना, तो पावर में जो फोकल लेंथ लिखोगे वो आपकी हमेशा मीटर में रहनी चाहिए। वो अगर सेंटीमीटर में दी है, कन्वर्टेड इनटू मीटर। वो अगर जो होता है मिलीमीटर में दी है, कन्वर्टेड इनटू मीटर। हमेशा मीटर में रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है जो आपको पता होनी चाहिए कि इसको हमेशा मीटर में रखना होता है। ठीक है, और बाकी इसको नोट्स के अंदर आपकी एक्टिविटीज मौजूद हैं। जैसे ये देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये जो होता है आपकी लाइट को इकट्ठा कर रहा। तो जनाब, ये है आपका ओवरऑल 1 शॉट। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर दिलो दिमाग में सेट हो गया होगा। यार, हमने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी है भाई, और आपके अपने भैया का चैनल है, तो प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। नए आ रहे हो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे और 1 शॉट्स आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में। और भैया, जो तुमने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कराया 98% मार्क्स लाने का, उस प्रॉमिस को साथ में मिलकर पूरा करते हैं और जो होता है उनको प्राउड फील कराते हैं। प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।